बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम का हमने आगाज़ करना है। कुछ खबरों की भी लिस्ट मेरे पास है, लेकिन इस खबर में मुझे नहीं समझ लग रही कि कल परसों पिछले 3 दिन से हम इतना ज़्यादा परेशान हैं लोड शेडिंग की वजह से, लेकिन हालात जूं के तूं हैं। खैर, आज सुबह से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कुछ मौसम शहर का जो है वो खुशगवार है, हवाएं चल रही हैं। लेकिन कल जो गर्मी थी मत पूछें। आप जैसे ही कमरे से बाहर कदम रख रहे थे, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे बाहर किसी ने तंदूर लगा दिया। सीरियसली इतने बुरे हालात थे कल गर्मी के, और उतना ही लोड शेडिंग ने तंग कर रखा था। खैर, कुछ आज खबरें भी इसी से रिलेटेड हमारे पास हैं, और फिर हमने आगे चल के प्रोग्राम में अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करानी है। पहला सेगमेंट आपको पता है हमारा होता है जी, एक दिन एक नेकी। नाज़रीन, आज का पैगाम क्या है आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ों से पनाह मांगी। यानी जब भी आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते तो 4 चीज़ों से आपने पनाह मांगी। एक आपने फरमाया कि वो इल्म के जो नफ़ा ना दे, और दूसरी बात आपने फरमाई कि वो दिल कि जो खुदा के खौफ से खाली हो, और तीसरा फरमाया वो अमल जो खुदा की तरफ लेकर ना जाए, और चौथी बात फरमाई वो दुआ जो कबूल ना हो। ये 4 चीज़ें हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पनाह मांगी। यानी वो इल्म किस काम का कि इंसान इल्म हासिल करे, लेकिन उस इल्म से इंसान को कोई फ़ायदा ना पहुँचे, और वो दिल कैसा कि जिस दिल में खुदा का खौफ और खशियत ना हो, और वो अमल कि जो इंसान इतनी मेहनत और मुशक्क़त से करे, उसके लिए वक्त निकाले, लेकिन वो कबूलियत का दर्जा ना पाए, और वो दुआ कि जो इंसान गिड़गिड़ाए, अल्लाह से मांगे, माफ़ी मांगे, और फिर वो कबूल ना हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पनाह मांगी, और हमें भी पनाह मांगनी चाहिए और दुआ ये करनी चाहिए कि या अल्लाह, अगर तो इल्म की तौफीक दे तो वो इल्म अता कर जो नफ़ा दे, अगर धड़कता हुआ दिल तूने अता किया है तो फिर उस दिल में अपना खौफ भी डाल दे, और वो अमल कि जो हम करते हैं उस अमल में बरकत पैदा करते, और वो दुआ कि जो हम तेरी बारगाह में करते हैं छुप कर या एलानिया, उस दुआ को अपनी बारगाह में तू। ये था आज का पैगाम जो कि हमने आपके साथ शेयर किया। आज का मौसम कैसा है, जो कि कल से और पिछले 3-4 दिन से, मैंने गलती से कल कह दिया और आयशा कह रही थी नहीं जी, पिछले 3-4 दिन से मौसम ऐसा है, और वाकई शहर में बहुत शदीद गर्मी थी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, आज जैसी सुबह आँख खुली और जब मैंने विंडो से कर्टन साइड पर करके देखा तो मैंने खुशगवार मौसम देख के शुक्र अदा किया कि आज इतनी गर्मी नहीं होगी। मौसम कैसा रहेगा टुडेज़ वेदर में जानते हैं। मायदा इस वक्त बाहर मौजूद है, उनकी तरफ चलेंगे। जी मायदा, कहिए मौसम कैसा है इस वक्त, और बारिश के इम्कानात कब तक है? शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर का मौसम जो है आज इंतहाई खूबसूरत है। गर्द चमक के साथ 70% बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं, लेकिन आज जो है सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला जो है वो 2 बजे तक जारी रहेगा। उसी के साथ साथ जहां मौसम खुशगवार हुआ है, तो बात करें अगर हवाओं की, तो 23 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं, और हवाओं का अंदाज़ा आपको मेरे उड़ते बालों से जो है वो लगा सकती हैं। इसी के साथ शहरियों के लिए आज मौसम बहुत खुशगवार है, तो मज़े मज़े के पकवानों के साथ इस मौसम को इंजॉय करने के लिए हमारे शहरियों के लिए आज से बेहतर दिन नहीं होगा। आज भी जो है वो बारिशों के 70 से 80% इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, और कल जुमे के रोज़ भी जो है बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए। महकमा मौसमियात की जानिब से 2 दिन बारिशों के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। मौसम इसी तरह से खुशगवार रहेगा, और गर्मी की अगर बात करें तो गर्मी का ज़ोर जो है आज टूटता हुआ दिखाई दिया है। दर्जे हरारत जो है वो आज 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और कम से कम जो है वो 37 से 40% रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अभी बादल और सूरज के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला जारी है, और मौसम जो है सारा दिन ओवरऑल इसी तरह से खुशगवार रहेगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सारा दिन मौसम मायदा बता रही है कि प्रेडिक्शन महकमा मौसमियात ने की है कि मौसम इसी तरह से खुशगवार रहेगा। खबरें कौन सी हैं जी, वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ मैं। पहली खबर है, शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला उरूज पर।
लोड शेडिंग से पानी की किल्लत, शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया गया। कोरोना एक बार फिर से पंजे गाड़ने लगा, मुस्बत केसेस की शरह 3 हो गई। नॉन फाइलर्स के लिए एक नई मुश्किल क्या है, वो भी आज के शो में आपको बताएंगे। लें जी, अवामी सवारी एक बार फिर महंगी, मोटरसाइकिल 3000 रुपए तक महंगी। वेलकम बैक। और ये तमाम तर खबरें जी आपकी हमारी ज़िंदगी में मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ टेंशन परेशानी के अलावा कुछ नहीं। आज की सबसे अच्छी खबर ये है कि अल्लाह ताला मेहरबान है, मौसम खुशगवार है। आमिर भाई की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? अल्लाह करम, शुक्र है। मौसम के बारे में बताइएगा, आज जब मौसम इतना खुशगवार। नहीं, कल बहुत हफ्स था, सही कहा आपने। उसके पिछले 2 दिन भी रहा, लेकिन कल बेपनाह हफ्स था। गर्मी थी, लेकिन कल रात 8:26 पे हवा चलना शुरू। बिल्कुल आपने अच्छा, वो हवा चलना शुरू हुई तो मौसम कुछ ठहर गया। गर्मी की शिद्दत क्योंकि ज़्यादा थी और हफ्स का दिन था, इसलिए हवा जो चली भी उससे भी आपको घर के अंदर रहकर हवा नहीं लग रही थी, यानी उस तरह से मौसम की फीलिंग नहीं थी। लेकिन अगर जो लोग बाहर थे, अपने सेहन में थे, अपने लॉन में थे या गली में थे, उनको जो है वो हवा लग रही थी और वो खुश थे कि चलें हवा चल गई। आज सुबह से ही मौसम जो है अबरलूदर, आज बारिश की पेशगोई भी है और शदीद बारिश की पेशगोई है। तो शहरी जो हैं घरों से निकलते हुए छाता ज़रूर रखें अपने साथ, क्योंकि आज बारिश हो सकती है, महकमा मौसमियात ने कहा है। और लग भी रहा है कि बादल जिस तरह से आए हैं तो ये बारिश बरसाएंगे, मौसम कुछ बेहतर होगा। मौसम बेहतर होगा तो शायद ये लोड शेडिंग जो है इसमें भी कुछ कमी आए। अल्लाह ताला ही आमिर भाई जो मेहरबान हो जाता है। बाकी रह गई हालात, अगर आप वापडा की बात कर लें, लेस्को की बात कर लें, तो मैं कहती हूँ हालात बुरे हैं। आपके पास कल खबर ये थी कि जी ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, कोई ठीक करने वाला नहीं है। आज 20-20 घंटे तक लोड शेडिंग है। किस इलाके से मैं बात करूँ, लोग तो एहतजाज करने पे आ गए हैं, सड़कों पर निकल आए हैं। इतने बुरे हालात कर दिए हैं। आप जो मेंटेनेंस के टाइम का नाम पे आप बिजली गायब करते हैं, तब क्या करते हैं? कल हमें शायद सिप्रा साहब ने बताया ट्रांसफार्मर खरीदारी के लिए जो वक्त था चीज़ों की मेंटेनेंस का, वो ये लोग गुजार चुके। किसने पूछना है इनको? इनको कोई नहीं पूछेगा। इनको पूछना तो आना हुकूमत ने होता है। लेकिन हमारे यहाँ बदनसीबी ये है कि हुकूमत भी उस तरह से स्टेबल नहीं होती है कि वो ऐसे फैसले कर सके। जो पिछले 3.5 साल, पौने 4 साल गुजरे, उसमें तो कोई ऐसे फैसले किए नहीं गए। इससे पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें शहबाज शरीफ ने तमाम ग्रिड स्टेशन को अपग्रेडेशन की तरफ ले जाने का, मुझे याद है करतबा चौक वाला तो मैं विज़िट भी करके आया था, और वहाँ पे नए ट्रांसफार्मर जो थे इलेक्ट्रॉनिक वो लगे थे जो बाहर से आए थे। इसी तरह से अगर अपग्रेड कर दिया जाता तो सिस्टम पर जो बोझ है, जो ये अब सहार नहीं पा रहा है, क्योंकि हर घर में एयर कंडीशन चल रहा है, और तकरीबन हर घर में, मैं तो सारे घरों को तो नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ पे मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उनके घरों में एसी है। जैसे आपने भी आज बताया कि अगर कमरे से बाहर निकले, इसका मतलब कमरे में एसी चल रहा होता है। कमरे से बाहर निकले तो आपको तो नूर नजर आता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। आपको बताऊं, बच्चे 1 मिनट गुजारा नहीं करते। मैं अगर कोशिश भी करूं कि कभी मैं एसी बंद कर दूं, क्योंकि आपने बाहर निकल के हमारे घरों की कंस्ट्रक्शन उस तरह से ना रही नहीं, बिल्कुल जो गर्मी को सहार सके। लोग पूछते हैं ना कि लोग सहरा में कैसे रह लेते हैं, वहाँ तो 52 टेम्परेचर होता है। जैकबाबाद और सिब्बी जैसे इलाकों में कैसे रहते हैं, थर जैसे इलाकों में कैसे रहते हैं। उनके घरों की कंस्ट्रक्शन देखें आप, डूम बने होते हैं, डूम ऐसे ही है। और उस डूम के अंदर गर्म हवा ऊपर को उठ जाती है और ऊपर से वो बाहर निकलती है, और ठंडी हवा जो है दरवाजे और खिड़की के रास्ते अंदर आती है। हमारे घरों की जो कंस्ट्रक्शन है वो हमने वो कौवा चला हंस की चाल, और अपनी भी चाल भूल गया। जो हम बनाया करते थे ऊंची छतों वाले घर, वो बनाना बंद कर दिए। 10 फुट 10.5 फुट हाइट रखते हैं, सीमेंट और लोहे के साथ उसको बनाते हैं, जो गर्म होता है तो फिर ठंडा होने का नाम नहीं लेता। उसमें मिट्टी का कहीं शायबा तक नहीं हम रहने देते उस छतों के अंदर। देखिए ये एक लंबा अब बात, दोस्त ये कहते हैं कि आप ऐसी बात करते हो जो कि ना काबिल अमल है। मैं कहता हूँ काबिल अमल हर बात होती है अगर उसकी इब्तिदा कर दी जाए। बिल्कुल अगर कंस्ट्रक्शन का जो तरीक़ाकार है उसमें ज़रा सी तब्दीली जो है आपके मौसम को और आपके घर को ठंडा रख सकती है, तो क्यों नहीं। हम क्यों ब्लॉक्स पर घर नहीं बनाते हैं? हम आज भी मड हाउसेस बना रहे हैं, ईंट को, मट्टी की ईंट को पकाकर उसका घर बनाते हैं। अगर आप यही ब्लॉक्स का घर बनाएं तो आपके घर के अंदर का टेम्परेचर जो है
वो बाहर के टेम्परेचर से 7 से 8 डिग्री कम हो सकता है। लेकिन हम इसकी कोशिश ही नहीं करते हैं, हम इसके लिए काम ही नहीं करते हैं। बने बनाए घर में मिलते हैं, वो जिस तरह ठेकेदारों ने बनाए होते हैं सिंगल ईंट के ऊपर, उसमें ना हीट रुकती है ना सर्दी रुकती है। वो इसी तरह से गर्मियों में शदीद गर्म और सर्दियों में शदीद सर्द हो जाते हैं। तो ये एक अहम मसला है। और ऊपर से लोड शेडिंग और जिस तरह से लेस्को के काम जो है, आपको पता है कल सिप्रा साहब ने कहा है कि जुलाई का पूरा महीना लोड शेडिंग की यही सूरत हाल नहीं, है। वो सिप्रा साहब ने क्या कहना है, वजीर आजम ने कहा है। वजीर आजम बिल्कुल सही वजीर कहा। आजम ने ये बात कही कि अच्छा, जुलाई के महीने में लोड शेडिंग रहेगी। ये लहदा से हटदर्मी क्या है कि आपके लेस्को चीफ मौकिफ देने से इनकार कर रहे हैं? ये मुझे ये नहीं बात समझ आ रही। क्या बताने के लिए कुछ नहीं है उनके पास? ये असल में कंपनियों की हुकूमत जिस तरह से हुआ करती थी, और हम कहते थे कि जी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और वो किसी की बात सुनती नहीं थी। हाँ। इसी तरह से ये जो कंपनीज हैं, इन्होंने अपने अपने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, अपने अपने पे स्केल्स बनाए हैं, अपने अपने इन्होंने कवानीन बना लिए। ये अब हुकूमत के कहने में भी नहीं है और हुकूमत को ऐसा चक्कर देते हैं। नहीं, क्या आपके लिए ये काफी है कि आपने एक्सीएम समेत 4 अफसर मुअत्तल कर दिए, अब चाहे सारा दिन इससे कुछ लोड नहीं होगा, शेडिंग? इससे कुछ नहीं होगा, ये मुअत्तली से कुछ नहीं होना। पूरी की पूरी कंपनीज को प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए। इस पर चाहे मुजाहरा करते हैं, मुलाजमीन करते रहें, लेकिन काम करने को वो तैयार नहीं है। ओवर बिलिंग का मसला एक अलग है, मेंटेनेंस का मसला अलग है। फिर ट्रांसफार्मर्स में से आप जो कॉइल्स हैं वो चोरी होते हैं और उसके बाद उस पर सिल्वर कॉइल्स चढ़ा दिए जाते हैं जो गर्म होते हैं, और ट्रांसफार्मर जो है वो जवाब दिए जाते हैं, और यही कुछ फट रहे हैं ट्रांसफार्मर। आपने पिछले दिनों में वाकया देखे कि फट गए, गर्मी हीट से वो फट गए। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर जो तार यूज़ की जाती है, जो उसका कॉइल है, वो सिल्वर का होता है। अच्छा जी, और मजे की बात क्या है कि आपने मेंटेनेंस के लिए ये जो पुर्जा जाता है ये खरीद के भी नहीं रखे हुए। तो ट्रांसफार्मर्स इतने सारे हैं कि वो वर्कशॉप सिर्फ खराब ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट के लिए कुछ है ही नहीं। जब आपने एक महकमा खाने के लिए बना दिया तो वो लगाने वाले काम तो कभी नहीं करेगा। जब उसमें आप लेस्को चीफ को पूछ ही नहीं सकते हैं और वो ये कहे कि मैं मौक़िफ़ देने से भी इनकारी हूँ, तो इस बात का मतलब ज़रा समझ जाएं कि वो अवामी बंदा नहीं है, वो सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट है। उसका स्टाइल है, वो अपने स्टाइल पर काम करेगा, वो यूनियन की बात सुनेगा, यूनियन को साथ मिला के रखेगा ताकि ये भी मुजाहरा ना करें। आमिर भाई, ये लोग क्या इतने ज्यादा मतलब पावरफुल हैं कि इन्होंने कह दिया हम नहीं मौक़िफ़ दे सकते तो बस सब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? आप कहते हैं ये बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, ये अब किसी का लिहाज नहीं करते हैं। ये इतने ज्यादा पावरफुल, आपके एक लाइनमैन इतना पावरफुल है कि वो अच्छे खासे जो ताजर जो टैक्स देते हैं, जिनके टैक्सों से सारा पैसा चलता है, तनख्वाहें चलती हैं, उसकी भी बात नहीं सुनते हैं। तो मुझे बताएं ये किसकी बात सुनेंगे? ये असल मसला बदनवानी का है और ये प्राइवेटाइज़ करने से ही बेहतर होगा। इस बात को यकीन रखें कि जब तक ये प्राइवेटाइज़ नहीं किए जाएंगे इदारे, ये काम नहीं करेंगे। इनको ये जो लोग अब एहतजाज कर रहे हैं, निकल के इनका कौन परेशानी हाल है हर इलाके में। मतलब दिन तो फिर गुजर जाता है, रात के ना ये गर्मियों में करेंगे बिजली के लिए और सर्दियों में करेंगे गैस के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। इन बेचारों का कोई परेशानी हाल नहीं है। दूसरा, हमने जितनी सोसाइटीज़ बनने दी हैं, आप मुझे बताएं ओवरहेड जो वाटर टैंक्स हैं कितनों ने बनाए? किसी ने भी नहीं। और कितनों के ऑपरेटिव हैं? मैं बेशुमार मिसालें हैं मेरे सामने। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके नक्शे पास हो गए, LDA अप्रूव्ड हो गई, उन्होंने सब कुछ कर दिया। ओवरहेड वाटर टैंक्स बनाने की जहमत गवारा नहीं की, या बनाए तो नाम के बनाए, सिर्फ दिखाने के लिए। पहले ये होता था कि ओवरहेड जो वाटर टैंक्स थे उनमें से पानी, आप अगर बिजली अगर आपकी 12 घंटे भी चली जाए तो पानी आपका बंद नहीं होता था। अब क्योंकि ट्यूबवेल सिस्टम है, जितनी देर बिजली आएगी ट्यूबवेल चलेगा, पानी आ जाएगा। बिजली चली जाएगी, चाहे 10 घंटे के लिए गई, 12 घंटे के लिए गई, ट्यूबवेल बंद तो पानी बंद। ऐसे ही है। अब इस पर कोई एहतजाज नहीं करता है कि भाई जो लॉज हैं, जो आपके LDA के लॉज हैं, उस पर कितना अमल दरामद हुआ। एक सोसाइटी को पास करने के लिए उसमें कितना ग्रीन एरिया रखा गया, उसके अंदर डूंगी ग्राउंड बनाई गई, नहीं बनाई गई, ताकि जो पानी है, जो बारिशी पानी है, वो उसके अंदर जाए। उसकी ग्रीन बेल्ट जो हैं वो रोड से नीचे बनाई गई या नहीं बनाई गई? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि हमारा पानी जो है वो दिन ब दिन नीचे गिर रहा है, और हम जो ग्रीन बेल्ट्स बनाए जा रहे हैं वो स्टिल ऐसी बन रही है। आपको हर चीज अकल समझ में है, फिर भी यही हुकूमत जो है वो यूरोपियन स्टाइल की जो है ग्रीन बेल्ट्स बनाती है, जहाँ पे बारिश ही रहती है, वहाँ पे पानी देना नहीं पड़ता। यहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स ने हमें पानी देना था, वो हम उल्टा उनको टैंक्स लगा के तो पानी दे रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो ये वो सितम ज़रीफ़ी है जो इस शहर के साथ ढाई गई। पानी के अलावा अब बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो लोग सड़कों पे ना आए
तो क्या करें, किसकी जान को रहें? चले मुझे बिल्कुल ये ऐसे बताएं। ही है, और आपके हुकूमत सारे जो है, घर के मामलात जो हैं ठप पड़े रहते हैं। हुकूमत जो है वो तो अपनी कैबिनेट बनाने में बेचारी मसरूफ़ है, और उसकी कैबिनेट नहीं बन रही। वो इन मामलात को कहाँ पे जाके देखेगी कि लोग कितने परेशान हैं। मैं ये कहता हूँ कि लेस्को समेत तमाम ये जितनी कंपनीज़ हैं, लेस्को, फेस्को, पेपको, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके, इन सारी कंपनीज़ को प्राइवेटाइज़ करें और वहाँ पे प्राइवेट ऑनर्स ला के बिठाएँ। वो कमाएंगे भी, वो लगाएंगे भी, कम से कम उनको पता लोगों की होगा। जान को तो सुकून आएगा ना। बिजली महंगी भी होगी तो खैर, कमर्शियल बिजली के टैरिफ में 100% इजाफा, सैकड़ों निजी स्कूल बंद होने का खदशा, तो ये अब क्या मंतक है? ये तो मंतक ऐसी है कि अब प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो भी जिस तरह से कमा रहे हैं, और वो किसकी जेब में से जाएगा? चले मुझे बताएं, आपका बच्चा, मेरा बच्चा, किसी का बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में जाएगा, अब उसको बिजली के बिल की फीस भी साथ शामिल कर देगी। आगे एसी की मद में फीसें ली जाती हैं। हाँ जी, एसी की मद में ली जाती है, ठंडे पानी की मद में ली जाती है, और बिल्डिंग के जो उसकी रेनोवेशन है उसकी मद में आपकी फ़ीस के अंदर शामिल है। आप ज़रा फ़ीस की लिस्ट तो उठा के देखें कि बिल्डिंग मेंटेनेंस जी, उसके पैसे भी आप ही ने देने हैं, जो चौकीदारा सिस्टम है उसके पैसे भी आप ही ने देनी है। तो किसकी जेब? ये प्राइवेट स्कूल किसकी जेब से? ये 100% जो आपने बढ़ा दी, रेट बढ़ा दिया कमर्शियल बिजली का, वो किसकी जेब में से जाएगा? वो आवाम की जेब में से जाएगा। आवाम फटे ना तो क्या करें, मुझे बताएं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, महंगाई इस कदर हो गई कि कल हमारे का जो बेटी को कारी साहब पढ़ाने आते हैं, उनका मैसेज आया था मोबाइल फ़ोन पे कि बराए करम महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, अगर आप मेहरबानी करें तो मेरी जो महाना वो है जो उनको दिया जाता है, उसको हदिया कह लें, हदिया दिया जाता है, उसमें इजाफा कर दें। हर दूसरा बंदा आमिर भाई। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में, आपने भी है ना, चले मेरी ज़िंदगी तो बहुत लंबी है, आपकी अभी माशाल्लाह से कम है, मुझे सिर्फ ये बताएं, आपने ज़िंदगी में कभी मौलवियों को एहतजाज करते देखा है तनख्वाहों के ऊपर? नेवर एवर, कभी भी नहीं। कभी उनको कहते सुना हो कि बहुत भूख है, महंगाई है? लेकिन इस दौरे हुकूमत में अब अगर भी हजरात भी और उलमा हजरात भी आमिर भाई, हम लोग कुरान पाक पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों ने तो कभी एज सच वो पहले ये दौर ही नहीं था कि कुरान पाक पढ़ाने के भी कोई पैसे ले रहे हैं, कभी सुना भी नहीं था। वो जुमेरात की रोटी होती थी। हाँ, जुमेरात सुना भी नहीं था। वो बारियां लगती थी हम बच्चों की ना, कि बुध की रोटी तुम्हारे घर से आनी है, जुमेरात की रोटी तुम्हारे घर से आनी है, वो इस तरह से बारियां थी। अंदरून शहर में रहते थे, एक दूसरे बच्चों को बुलाते थे, मस्जिदों में जाते थे, और बच्चियां भी साथ ही कुरान पाक पढ़ती थी, उन्हीं कारी साहब के पास बच्चे भी पढ़ते थे। अच्छा, एक मोहल्ले का माहौल भी बना रहता था, और कारी साहब से बच्चे डरते नहीं, अभी थे। तो जी जितनी स्कूल की फीसें हैं, जितनी ट्यूशनों की फीसें हैं, उतना आपने कारी साहब। चले, वो मैं कहता हूँ दें इनको, लेकिन इस महंगाई में अगर वो भी जो है तिलमिला उठे हैं तो फिर राइट है उनका ना, किस तरह से गुजारा करें। ओ भाई, आपने घर भी बिजली तो का, चलाने पानी का, गैस का इतने बिल मिले कि हम बिल बुला उठे, ये इसलिए कहा गया था। हर बंदा बिल बुला उठा है, जिस तरह से बिजली महंगी की जा रही है। सीरियस कोई इस मैटर को नहीं ले रहा, नहीं ले रहा। समझ ये मुझे बताएं, ये एक सुपर टैक्स के नाम से गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, मैं उसके हक में हूँ जी, 15 करोड़ से ऊपर वालों को टैक्स लगना चाहिए। ये टैक्स किसकी जेब में से जाएगा? ये प्राइवेट स्कूल्स को जो बिजली 100% महंगी मिलेगी, ये किसकी जेब से जानी है? अल्टीमेटली आवाम की जेब से जानी है, ये किसी की जेब से नहीं जानी। हाँ, गला हमारा घोंटा आप पेट्रोल महंगा करते हैं, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आपको अवेलेबल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं कहना चाहिए, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो आपको अवेलेबल है, उन्होंने किराए बढ़ा दिए। जो चिंची रक्षा जो है 30 रुपये लेता था एक जगह से दूसरी जगह जाने का, उसने 50 रुपये रेट कर दिया। रक्षा वाला जहाँ 100 लेता था, उसने कहा 5 रुपये कब बढ़ा पेट्रोल? 5 रुपये नहीं, 5%। ये 10 से 12 रुपये में जो है कॉस्ट करेगा आपको, बेफिक्र हैं, 10 से 12, ये 30 जुलाई की तक का ये वक्त है। अभी 50 रुपये की उन्होंने असम्बली से ले ली है, यानी वो खुद ही जो हैं वो कहते हैं करे कुर्बान भी और ले और स्वाब उल्टा, यानी छुरी भी फेर रहे हैं और उस पर स्वाब भी लेना चाह रहे हैं। तो असम्बली ने ये अप्रूवल दे दी कि 50 रुपये आप लेवी टैक्स जो है वो लगा सकते हैं। वो ग्रेजुअली किस्तवार लगेगा, 50 रुपये टोटल नहीं लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाया जाएगा। अच्छा, हम यहीं से बात आगे बढ़ाते हैं, मुझे ब्रेक का काफ़ी देर से कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, खबर की तरफ आएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी कोरोना के हवाले से। आमिर भाई, मुझे अभी क्या लगता है कि हम जितना मर्जी कह लें, पंजे गाड़ने का वर्ड यूज़ कर लें, अल्लाह रहम करे, हम ये कह दें कि फिर केसेस बढ़ना शुरू हो गए, एक रिकॉर्ड जो है वो अस्पतालों में, अब लोगों को इस चीज़ का नहीं असर होने वाला। अच्छा, लोगों को असर नहीं होता है तो हुकूमत को भी नहीं होता है। मैं पहले एक दफ़ा भी आपने प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था, तो मैंने कहा था कोरोना उन लोगों के लिए कुछ नहीं है जो कि वैक्सीनेटेड हैं, उनके लिए एक बुखार, एक नज़ला, एक ज़ुकाम से ज़्यादा कुछ नहीं है।
लेकिन बदनसीबी ये है कि यहाँ पर वैक्सीनेटेड लोग नहीं हैं जिन्होंने मैं तो ये हैरान हूँ कि जाली सर्टिफिकेट भी बनवाए। पता नहीं अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, पढ़े लिखे लोग हैं, यकीन माने पढ़े लिखे मैं लोग उनको हैं। जाहल समझता हूँ, आप उसको जो मर्जी कहें, वो जाहल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो ज़रूर वैक्सीनेशन कराते। अगर अब वैक्सीनेशन नहीं हुई तो मेरे नादरा के पास सारा डाटा है, कौन से शनाख्ती कार्ड का वैक्सीनेटेड का आया है, कौन सा नहीं है। गवर्नमेंट से ले नशर करें उनकी तस्वीरें बिल्कुल, आपने सही कहा। अखबारात आमिर भाई, में मुझे कि ये वो लोग हैं जो कोरोना फैलाने के हैं, इनको 6 माह की कैद दी जाएगी, इनको 5 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। यहाँ अगर ये 5 लाख अदा नहीं कर सकते गरीब। बूस्टर कितनी देर बाद? वैसे तो हम बार बार कह रहे हैं, अब 6 माह बाद बूस्टर लगवा बच्चों सकते को लोग नहीं लगवा रहे ना, कि जरूरत नहीं है क्या? चले बच्चों को नहीं, पहले बड़े तो लगवा लें। मैं बच्चों की तो चलो बाद में आते हैं कि बच्चों मेरा का भी बूस्टर का टाइम हो गया हुआ है, मैं भी बच्चे जो लगवा लूं। हैं, बच्चे जो हैं, मैंने लगवा ली बूस्टर। बच्चे जो हैं वो तो बाद में, क्योंकि वो ना मजमे में जाते हैं ना उनका, वो सिर्फ स्कूल जाना होता है, अपने जैसे ही बच्चों में बैठना होता है, तो उनके लिए तो इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो उनके घर वाले हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनसे बच्चों को लग सकता है। हमें बाहर से मिल सकता है ये वायरस और हम आगे बच्चों तक फैला सकते हैं। सही। सिर्फ इसको मद्देनजर रखें, गवर्नमेंट इस पर सख्त एक्शन करे, इसके लिए कानून साजी करना पड़ती है, वो कर लें। आजकल तो इजलास वहाँ पे हो रहा है शायद आने के बाद में, वहाँ पे कर लें, कानून साजी कर लें कि जो वैक्सीनेशन नहीं कराएगा उसको 6 माह की सज़ा दी जाएगी। जब तक हम डंडा नहीं दिखाएंगे ये जानवर राय रास्ते पे नहीं आएंगे। ये मुहावरतन मैंने जानवर का लफ्ज़ बोला है। इंसान भी गो के एक हैवान नातिक है, बोलने वाला जानवर, और आपके सामने भी एक जानवर ही बैठा है इस वक्त बोल रहा है। लेकिन आप अपने प्यारों की, अपनी जानों की बात बचाना चाहते हैं। अल्टीमेटली फायदा हमारा है, मतलब वैक्सीनेशन से रिलेटेड आप लोगों की बातें सुने आमिर भाई, सर पीटने को दिल करता है। कोई कहता है कि पता और बिल गेट्स चांद पे ले जाएगा हमारे, वो निकाल के सारे वो, और उसने चिप लगा दी है, और जिसकी घर में कोई नहीं सुनता उसको बिल गेट्स ने चिप लगा के क्या लेना देना है भाई। वो कुछ नहीं है, ये बीमारियां हर 100 साल के बाद इस तरह की आती हैं, वबाएं फैलती हैं। करा रहा है कोई, मतलब बेशुमार हमारे इसी दौर में ही बेशुमार वबाएं फैली, आई और चली गई। लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली। जब ये वैक्सीनेशन नहीं थी उस वक्त भी एहतियाती तदाबीर थी। मैं पढ़ रहा था आज से 124 साल पहले जब ये चीज़ आई थी, इसी तरह से मिलता जुलता इन्फ्लुएंजा आया था, तो उस वक्त भी लोगों को आइसोलेट किया गया था। इससे बढ़कर मैं आपको एक और बात बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये मसला पेश आया। उन्होंने कहा फ़लाँ जगह पे ताउन फैल गया, तो उन्होंने कहा कि आप जब मिलने के लिए जाएँ, साहबा से कहा था, तो आप 2 नेज़े के फासले से मिलेंगे उनके, और जो बंदा अफेक्टेड होए वो अपना इलाका ना छोड़े, और जो उस सेहतमंद इलाके का वो उस इलाके में जाए ना। आप मुझे बताएं, ये SOPs तो बना दिए आज से 1400 साल पहले हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि सिर्फ आपने डिस्टेंस इसके बावजूद हम लोग नहीं समझे, हम लोग पाकी का ख्याल ना करें, हम लोग वैक्सीनेशन का ख्याल ना करें। हुकूमत का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ये आपका फ़ायदा है। कमिश्नर लाहौर जो मास्क बांटते फिरते थे, वो आपके फ़ायदे के लिए था कि आपको ये अवेयरनेस दी जाए। अब इस स्टेज पे आके ना मुझे लगता है कि चले मास्क, आप अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, वैसे तो आप जहाँ कहीं पे भी रश वाले एरिया में जाएं, और आजकल ईद की आमद से पहले ये गैदरिंग्स होंगी, ज़रूर पहने, आपकी अपनी सेफ्टी है। लेकिन कम अज़ कम अगर आप मास्क नहीं पहनना चाह रहे ना, आपकी वैक्सीनेशन हुई होगी, तो आई मस्ट से कि आमिर भाई उसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं रहती। बड़ा अच्छा तूने पॉइंट आउट किया ना कि मंडियाँ लग गई। हाँ। अब आपने जाना है, मुख्तलिफ कस्बों से, देहात से लोग आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि उनको कोरोना हो सकता है उनको ना हो, उनको कोई और मुतद्दी मर्ज हो सकता है जो एक से दूसरे बंदे को तक फैल सकता है। तो आप मास्क लगा के जाएं। अच्छा चलो, इंसान सेहतमंद होंगे, किसी जानवर में कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो कुर्बानी के लिए लाए गए हैं। अव्वल तो वो सेहतमंद होते हैं, लेकिन बीमार होते तो किसी का पता नहीं चलता, सेहत किसी की वो नहीं है कि हमेशा रहेगी। आप मास्क पहन के जाएं, अगर बच्चों के साथ लेके जाना चाहते हैं जरूर लेके जाएं। बच्चे तो इंतजार कर रहे हैं कि जी कब मंडियों में साथ हम जाएं, ये एक फेस्टिविटी है, गर्मी बढ़ी है। हाँ। ये बारिश होने दो, मेरा ख्याल है इस संडे से जो है खरीदारी और ऊंच पे होगी। हाँ जी, इंशाल्लाह ये रौनकें हैं, अल्लाह ताला इसी तरफ से बरकत। मंडियों में अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने पास सैनिटाइजर भी रख लीजिए, मास्क भी रख लीजिए, आपकी ज़िंदगी महफूज रहेगी इससे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जितना आप फाइलर होंगे उतना आपको फायदा आसानी हो जाएगी आपके लिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, चीज़ें लेना देना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और उसके लिए भी
हुकूमत को तो लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। लोग डरते हैं कि मैं फाइलर बन जाऊंगा तो मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। अगर आपकी आमदन में इजाफा हो रहा है तो उसमें से अगर आप टैक्स दे भी देंगे तो कुछ जाने वाला नहीं है, वो आने वाला है। मसलन ये गाड़ी एक लेनी है आपने, तो जो नॉन फाइलर है उसको अगर 30,000 रुपये ठुकेंगे तो आपको उसके 5,000, 7,000, 10,000 रुपये लगेंगे। तो वो जो 20,000 रुपये बचत है आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे आपकी बचत हो गई। ये सिर्फ एक गाड़ियों का मसला नहीं है, आप प्रॉपर्टी लेते हैं तब भी आप फाइलर और नॉन फाइलर का मसला है, उसमें टैक्स दुगना से चुगना हो जाता है। तो जो लेन देन वाले लोग हैं वो तो फाइलर होना जो है उनके लिए आसान भी है, सहल भी है। और मैं समझता हूँ कि हमें बीइंग एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हम सबको ये फ़र्ज़ भी है कि हम फाइलर हों। अगेन आपके पास शनाख्ती कार्ड्स हैं लोगों के, उनके नंबर्स हैं नादरा के पास, इनका डाटा बैंक्स के साथ लिंक्स है और बैंक का डाटा जो नादरा के साथ लिंक है, FBR के साथ लिंक्ड है। आपके पास बहुत सारा ऐसा रिकॉर्ड है, दफ्तर माल है जहाँ पे सारी प्रॉपर्टी का लेन देन होता है। 1 मिनट में पता चल जाता है फाइलर है नॉन फाइलर है। बिल्कुल आपने सही कहा। अभी आप अगर नॉन फाइलर हैं तो आप उसको जाके पहले मोटिवेट करने की कोशिश करें, उसको कोई नोटिस दें, उसको कोई जगाने की कोशिश करें। अगर नहीं जागता है तो फिर अच्छा, जो फाइलर हैं उनको जो है वो टैक्स जो है वो कम पड़ेगा, नॉन फाइलर को ज्यादा पड़ेगा। ये पूरी दुनिया में इसी तरह से और है। पूरी दुनिया में अब तो खैर तस्वर भी नहीं रहा नॉन फाइलर उन्हें। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे ही बच्चा हाई स्कूल में पहुंचता है उसको कोई ना कोई रोजगार पे लगा दिया जाता है स्कूल की तरफ से ही, वो इंतजाम है वहाँ पे, और जैसे ही वो रोजगार पे लगता है तो वो फाइलर हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक सिस्टम कर दें इसको जब तक हम इस तरह से नहीं करेंगे। जैसे मतलब पोलियो का या आज इश्तिहार भी है मतलब अखबार के अंदर, अब वो दाया वाला मामला तो रहा नहीं। सीधी बात है, अब सब बच्चे हॉस्पिटल्स में ही पैदा होते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। वहीं से उनका डाटा लिया जाए और देखा जाए कि इनको पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं कि नहीं पिलाए गए। चाहे वो सैयद हैं, चाहे वो पठान हैं, चाहे वो मुगल हैं, राजपूत हैं, जो भी हैं, लेकिन उन पर कतरे पिलाना लाजम होगा। अगर हम सऊदी अरब जाएं तो आपको एयरपोर्ट पर कतरे पिलाए जाते हैं पोलियो के। लाजमी। अच्छी बात है। लाहौर में जो बसें आती हैं उनमें जो बच्चे आते हैं, क्या उनको पोलियो के कतरे पिलाने का किया जाता है? बिल्कुल नहीं। और ये अगर आप पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जाते, अगली बस में बिठाएं, वापस भेज दें। बिल्कुल ऐसा ही है, ये अच्छी तजवीज़ है जी। आमिर भाई मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है, थैंक यू सो मच। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस होंगी, फिर शो में आपको ज्वाइन करेंगे। खुश आमदीद आपको स्टूडियो में एक बार फिर से कहेंगे। नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स तरतीब दिए जाएं कि हम कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ भी डिस्कस करते रहें, आपको एहतियात से मुतालिक भी बताते रहें। अब कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा रुझानात पकड़ती जा रही हैं और हमें पता ही नहीं कि वो हमारे लिए कितने नुकसानदेह हो सकती हैं। बहुत सारे लोग, हम अक्सर हौसला शिकनी करते हैं इन चीज़ों की, जो सिगरेट, पान, छालिया का इस्तेमाल है, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इससे क्या क्या मर्ज लाहक हो सकते हैं हमें अंदाज़ा भी नहीं है, और फिर कितने सिवियर हो सकते हैं इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं। सो हम ये प्रोग्राम प्लान करते हैं कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन और एहतियात की जो चीज़ें हैं वो हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। लाइफस्टाइल किस तरह से आपको रखना है वो आपके साथ डिस्कस कर सकें। आज का हमारा स्पेशल टॉपिक जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मुंह का कैंसर। अक्सर हम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं जी, कैंसर कितनी ख़तरनाक बीमारी है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। कहीं ना कहीं हमसे कुछ ऐसी बेहतियाती हो जाती है तो एहतियात ही सबसे पहला वाहिद हल है। लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं, इसका तरीका इलाज क्या है, पाकिस्तान में इसका बेहतरीन जदीद इलाज क्या मौजूद है, मुंह जबड़ा की जो सर्जरी है इसका क्या तमाम प्रोसेस होता है, और इसके साथ साथ हम सबसे पहले फोकस हमारा रहेगा प्रिवेंशन पर, एहतियात पर। बारहा हम ये जिक्र करते हैं कि एहतियात ही हर एक चीज़ का वाहिद हल है। अल्लाह ताला सबका जो है वो तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती वाली हो आप सबकी। लेकिन सिम्टम्स जब कुछ ऐसे अलार्मिंग हो, हम अक्सर ऐसा होता है वक्त गुजार देते हैं, लेकिन कौन कौन से ऐसे अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जिसके लिए आपको जो है
एक्टिव होना है, बर वक्त डॉक्टर के पास जाना है, इलाज की तरफ जाना है, वो भी डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे आज के जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी जी, डॉक्टर गुलरेज जुल्फ़िकार साहब मौजूद हैं। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सोफेशियल सर्जरी हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में भी होते हैं और इसके साथ साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के। तो अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे और उनसे ये तमाम चीज़ें जानेंगे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरे ख्याल से ये बहुत अहम टॉपिक है और हम अक्सर कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करते चले जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि कितनी नुकसानदेह हैं हमारे ये चीज़ें। सबसे पहले तो बताइएगा, ये ओरल कैंसर बेसिकली होता क्या? मुंह का कैंसर जो है ये कुछ ऐसी अलामात के साथ प्रेजेंट करता है मुंह के अंदर कि जो कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसकी दर्द हो ही ना, और ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो। जब हम एसिम्प्टोमेटिक की तरफ जाते हैं कि जिसमें कोई दर्द नहीं है, तो वो ऐसी प्रॉब्लम बन जाती है कि इग्नोर हो जाता है और पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है उस वक्त तक ये काफ़ी एडवांस हो चुका और होता है। मोस्टली कैंसर ऐसे ही है कि आपको बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके जी बिल्कुल, लेकिन मुंह एक ऐसी जगह है जो एक्सेसिबल होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मुंह ही हो रहा होता है। हम बात करते हैं, गर्म खाना भी खाते हैं, ठंडा खाना भी खाते हैं, पानी का इस्तेमाल मिर्चों वाला रहता भी है करते हर हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत सारी पीते हैं, फिजी ड्रिंक्स के अंदर इतनी वैरायटी है जो यूज़ की जाती है। और इसमें ये दूसरे कैंसर से मुख्तलिफ इसलिए है कि चेहरा और मुंह वो हिस्सा है जिस्म का जो हर वक्त अनकवर्ड रहता है, जो छुपा नहीं रहता है। बाकी अगर आप जिस्म के हिस्सों को देखें तो वो कपड़ों से ढके हुए होते हैं। दूसरा, बहुत सारी सेंसेस ऐसी हैं जो इस एरिया के साथ रिलेटेड हैं, जैसे कि खाना पीना, बात करना, आपके फेस के एक्सप्रेशन। ऑलमोस्ट आपका हर रोज हर टाइम ये चीज़ें इस्तेमाल में रहती हैं। आप कुछ खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपका ये कहना है कि जल्दी पता चल जाता है? पता इसका अगर दर्द हो रही हो तो पता चलता है, अगर दर्द नहीं है तो बहुत देर तक इग्नोर्ड भी रहता है। फिर मुंह की बीमारियां इस तरह होती हैं कि इसको इग्नोर भी किया जाता है कि ये फंक्शनल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। अगर किसी को चलने फिरने में मसला हो रहा है तो वो शायद डॉक्टर को जल्दी कंसल्ट कर लेगा, लेकिन अगर मुंह के अंदर उसको कोई छाला निकला हुआ है तो वो शायद इग्नोर करे कि जैसे एक मिथ बनी हुई है कि जी मुंह में छाले निकले हैं तो गर्मी हुई हुई है, आप लस्सी पियो, आप पानी ज़्यादा पी लो, आप ठंडी चीज़ें खाओ, गूंद कतीरा, और इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। 10 दिन तक अगर मुंह के अंदर कोई छाला है, कोई गिल्टी है, कोई आपको सोज पड़ गई है और वो ठीक नहीं हो रही, तो आपको चाहिए कि अपने करीबी कंसल्टेंट के साथ राब्ता करें। सबसे बेस्ट तो है कि आप किसी मुंह चेहरा जबड़ा सर्जन के पास चले जाएं, और अगर एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है पूरी दुनिया के अंदर ये भी तरक्की पजीर है और हमारे मुल्क में भी बहुत कम अवेलेबिलिटी है मुंह चेहरा जबड़ा सर्जरी की, तो आप डेंटिस्ट के पास चले जाएं। डेंटिस्ट भी इसको आइडेंटिफाई कर लेगा और देख लेगा कि इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है या नहीं है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आ जाए वजूहात की तरफ, क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, हमारे मुल्क में एशिया में, इंटायर एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में ये काफ़ी कॉमन है, और अगर पाकिस्तान को आप लेते हैं तो मर्दों में इस वक्त सबसे कॉमन जो है वो ओरल कैंसर ही है। किसी ज़माने में प्रोस्टेट कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा मर्दों में कॉमन होता था और फिर ओरल कैंसर आता था। अब ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन हो चुका है पाकिस्तान में। वजह ये जो पान, छालिया, गुटखा, नस्वार, स्मोकिंग, इन सारी हैबिट्स के साथ, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली प्रेजेंटेशन इसकी है। इसकी वजह ये है कि लोगों को ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल बहुत आसानी से हैं। बहुत आसानी आप से किसी भी जगह पर हो, छोटे से छोटे शहर में, छोटे से छोटे कस्बे में, सस्ती गांव भी में मिल जाती है, हर कोई बंदा खरीद सकता है। जी खरीद सकता है, और बड़े इजीली एक्सेसिबल है, इवन बच्चों को एक्सेसिबल है। आप देखेंगे, आप बड़े कॉमनली देखेंगे कि रसीली सुपारी, तुलसी सुपारी, अच्छा, बाकी सारी काफ़ी सारी सुपारियाँ। मुझे ये बताइएगा कि इसके लिए क्या कोई एज ग्रुप भी मैटर करता है कि इस एज के शख्स को हो सकता है, इसको नहीं हो सकता, कि किसी भी एज में? किसी भी एज को हो सकता है। ओरल कैंसर जो है ज़्यादातर दूसरे डेकेड के अंदर प्रेजेंटेशन है, दूसरे, तीसरे, चौथे डेकेड में, कि 20 साल से लेके 60 साल के लोग जो हैं उनके अंदर इसकी प्रेजेंटेशन आती है। डिफरेंट वैरायटी है। मेल्स में ज़्यादा होता है क्योंकि मेल्स ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, फीमेल्स में
कम प्रेजेंटेशन है। ये हमारी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है कैंसर रजिस्ट्री की कि मेल्स में ये इसलिए कॉमन है कि वो लोग इन चीज़ों से ज़्यादा एक्सपोज हैं, नस्वार से, चालिया से, सुपारी से। एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, सुपारी किसी किस्म की भी हो उसको अवॉइड करें। सुपारी के अंदर से थूक के साथ जब सुपारी मिलती है एक केमिकल मुंह में निकलता है और वो मुंह के स्किन की जीन को ही चेंज कर देता है, और जो नरम है स्किन वो बिल्कुल इस तरह से बोर्ड हार्ड हो जाती है, इतनी सख्त हो जाती है कि मुंह खुलना स्टार्ट में चाले निकलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंह खुलना ही बंद हो जाता है। और वंस अगर जीन चेंज हो गई है तो फिर इसका इलाज जो है जीन जेनेटिक चेंज का वो मुमकिन नहीं होता है, और आपको उसके लिए मुंह खोलने के लिए जो सर्जरीज़ करनी पड़ती हैं फेस के ऊपर, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया आपके साथ कि ये वो एरिया है जो एक्सपोज नहीं है और खाने पीने में, बोलने में है, ये सारे के सारे फंक्शंस इफ़ेक्ट हो जाते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इंसान की वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जी बिल्कुल, चिलीज़ जो हैं असल में ओरल कैंसर जो है तो एक जेनेटिक डिजीज़, जीन आल्टर्ड तो है, लेकिन उस जीन को आल्टर्ड को बाहर निकलने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए कि कैंसर हो जाए, कुछ ख़ास फैक्टर्स चाहिए, और ये चिलीज़ उनमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जिन मुल्कों के अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाए जाते हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, वहाँ पर ओरल कैंसर ज़्यादा कॉमन है, और ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है चिलीज़ का। तो हमें बैलेंस्ड मॉडरेशन के अंदर हर चीज़ ही ठीक रहती है, तो ना बहुत कम और ना बहुत ज़्यादा, दरमियाना रास्ता इस्तेमाल करें। फिलहाल एक हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे तो हम वापस आके कुछ दीगर चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। बहुत वेलकम बैक। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं और मुंह का कैंसर कितना ख़तरनाक हो सकता है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ हम वजूहात की बात जहाँ कर रहे थे, कुछ ऐसे सिम्टम्स भी हैं जो कि नज़र नहीं आते हैं और पेशेंट को पता भी नहीं होता कि उसको कैंसर हो सकता है, जो कोई अलार्मिंग ऐसे सिम्टम्स हों कि हमें एहतियात तभी से कर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल हैं, जिनको हम अपनी ज़ुबान में पोटेंशली मलिग्नेंट डिसऑर्डर्स कहते हैं। ऐसे अमराज कि जिनमें कैंसर बनने के चांसेस एक आम इंसान से ज़्यादा है। वो ऐसी सूरत में भी पैदा हो सकते हैं कि ज़ुबान के ऊपर एक सफ़ेद निशान बन गया, उसमें कोई दर्द नहीं हो रही, अच्छा। लेकिन वो सुर्ख होने की बजाय या पिंक कलर के होने की बजाय जो नॉर्मल रंग होता है ज़ुबान का, उसके ऊपर एक सफ़ेद एरिया बन गया है 1 बाय 1 सेंटीमीटर का या 2 बाय 2 सेंटीमीटर का, और उसको नोट नहीं किया या इग्नोर किया जा रहा है। इंसान की ये नेचर है कि उसको अगर कोई मर्ज़ है डिनाइल में रहता है, कबूल नहीं करता है कि मुझे ये मसला है। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी मुंह के अंदर की गाल की स्किन के अंदर एक सुर्ख निशान बन गया है जो कि उसको दर्द नहीं कर रहा है। नॉर्मली अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हम हर रोज़ अपना मुंह खोलकर देखते नहीं हैं, ब्रश करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर ओरल एग्जामिनेशन नहीं करते। तो इसको अवॉइड करने का तरीका एक ये हो सकता है कि आप सेल्फ एग्जामिनेशन में जा सकते अच्छा, हैं। मेरे ख्याल से मैंने तो आपकी तमाम बातों से ये नतीजा निकाला है कि हम जहाँ कहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम अपने तमाम टेस्ट कराने चाहिए, चेकअप, ओरल एग्जामिनेशन भी ऐड करना चाहिए। जी बिल्कुल, साल में एक दफ़ा ओरल एग्जामिनेशन एक कंसल्टेंट के पास ज़रूर होना चाहिए। आपके जो नियर बाय डेंटिस्ट हैं, ज़रूर हम डेंटिस्ट के पास भी साल में एक दफ़ा जाना चाहिए दांतों की हेल्थ के लिए। और मुंह चेहरा जबड़ा सर्जन जो हैं उनसे भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं साल में एक बार। और आप ख़ुद भी सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। पूरी दुनिया में ये प्रूवन फैक्ट है कि अगर इंसान को 3 महीने बाद अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करता है तो कैंसर का रेट काफ़ी कम भी किया जा सकता है। ये कम्युनिटी में ये बात प्रमोट भी करनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने अपनी वेब के ऊपर भी, अपनी वेबसाइट पर भी और एजुकेशनल इवेंट्स भी, कॉन्फ्रेंसेस भी इस बारे में करवाई कि सेल्फ एग्जामिनेशन अगर मुंह का किया जाए तो ओरल कैंसर के रेट को काफ़ी कम किया जा सकता है। सही, ज़बरदस्त। अच्छा जी, मुझे बताइएगा, हमने बात करनी है जी मुंह चेहरा और जबड़ा सर्जरी के हवाले से। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में इसके
तमाम तर जदीद वो सहूलियात मौजूद हैं कि अगर किसी को अगर सर्जरी की सहूलत चाहिए तो मुझे ये बताइएगा पाकिस्तान में डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ख़ास तौर पर तमाम तर जदीद सहूलियात से आरास्ता है? जी बिल्कुल, मैं इसमें मज़ीद गाइड करना चाहूँगा कि मुंह चेहरा जबड़ा सर्जरी में सिर्फ मुंह का कैंसर ही इसका इलाज नहीं है, बल्कि जो दुनिया में सबसे कॉमन डिजीज़ है वो है ट्रॉमा, फेस की बोन्स के फ्रैक्चर्स। जैसे एक्सीडेंट होता है, किसी की टांग फ्रैक्चर हो गई है, खुदा न ख्वास्ता बाजू फ्रैक्चर हो गया है, तो चेहरे की हड्डियां भी इसी तरह से फ्रैक्चर होती हैं। ऊपर वाला जबड़ा भी है, नीचे वाला जबड़ा भी है। इवन आँखों के जो सॉकेट्स हैं, इसके इर्द गिर्द जो हड्डियां मौजूद हैं वो भी फ्रैक्चर होती हैं, और चेहरे की शक्ल जो है मुकम्मल तब्दील हो जाती है अगर इसका प्रॉपर इलाज ना हो। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में, मुंह चेहरा जबड़ा सर्जरी में सबसे एडवांस जो दुनिया के अंदर जितनी भी अवेलेबिलिटीज़ हैं, गैजेट्स की, इंस्ट्रूमेंट्स की, इलाज की, एनेस्थीसिया, बेहोशी का बैकअप इसमें बहुत अच्छा चाहिए होता है, और बड़े ख़ास लोग बेहोशी के लिए चाहिए होते हैं जो कि जबड़ा सर्जरी को ट्रीट करवाते हैं। वो सारी अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी तरह से मौजूद है। अगर आप पब्लिक सेक्टर में देखें तो सरकार ने भी इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। पाकिस्तान का जो पंजाब का सबसे बड़ा सेंटर है जबड़ा सर्जरी का, वो मेयो हॉस्पिटल में है। फिर हमारे पास जिन्ना हॉस्पिटल में, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, मैं ख़ुद इस चीज़ का सरबराह हूँ, क्योंकि इससे इफ़ेक्ट होने वाले लोग 70% तक ऐसे हैं जो मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, और 30% लोग ऐसे होते हैं जो तकरीबन, ये एक अंदाज़ा है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये दोनों अवेलेबिलिटीज़ मौजूद हैं। अगर कोई साहिब हैसियत है तो वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में बड़ा अच्छा इलाज इसका करवा सकता है हर किस्म का, और अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता तो पब्लिक सेक्टर में भी इसकी अवेलेबिलिटी बेहतरीन इलाज वहाँ पे मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत मैंने आपकी बातों से अंदाज़ा लगाया कि बहुत ही सेंसिटिव किस्म का ये इलाज है। जी बिल्कुल। आपके डॉक्टर का मुस्तनद होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला रहम करे, एक भी चीज़ इधर से उधर हुई तो तमाम बिगाड़ हो सकता है। सो मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को इलाज कराना है, आपके मुस्तनद डॉक्टर का इंतखाब कितना ज़रूरी है? देखें जी, कोई भी मर्ज़ है उसका अपना स्पेशलिस्ट मौजूद होता है मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में। अगर कम है तो वो एक अलग बात है, लेकिन मौजूद ज़रूर होंगे। जिस चीज़ का इंसान को जो प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर अगर उसको मुंह का प्रॉब्लम है तो उसको मुंह चेहरा जबड़ा सर्जन के पास ही जाना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ा कॉमन मिथ है कि हम क्वैक्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, हम हिकमत पे भी डिपेंड करते हैं। मुंह के कैंसर में पिछले 40-50 साल के अंदर पाकिस्तान में उसके इलाज में और उसके सक्सेस रेट में कोई बेहतरी नहीं आई। मैं ये आपसे जानना चाह रही थी, कैंसर के बारे में सुन के लोगों को लगता है ला इलाज है, इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है, एक खौफ सा तारी हो जाता है। सो मुझे इसमें बता दीजिएगा कि रिकवरी रेशो क्या रहती है? देखें, डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे पेशेंट प्रेजेंट हुआ है। मैं वही बात वहीं से आगे बढ़ाऊंगा कि क्यों, ऐसी वजह क्या थी कि कोई इसमें बेहतरी नहीं आई सर्वाइवल रेट में। इस वजह से नहीं आई कि जब मरीज़ हमारे पास पहुंचता ही एडवांस स्टेज में है, या तीसरी स्टेज में पहुंचेगा या चौथी स्टेज में, सबसे पहले वो दम दरूद कराएगा, फिर उसके बाद किसी हकीम के पास जाएगा, फिर और इधर उधर के मशवरे लेगा, और जब तक वो डॉक्टर या जबड़ा सर्जन के पास पहुंचता है तो कैंसर या तीसरी स्टेज में या चौथी स्टेज में। अगर पहली स्टेज पे पकड़ा जाए तो उसका 5 साल का सर्वाइवल रेट 90% तक भी है, और अगर दूसरी स्टेज में आता है तो अप्रॉक्सीमेटली 60-70% पे चला जाता है। तीसरी स्टेज में आता है तो वो ये 50% से भी इसके चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर चौथी स्टेज में है तो अनफॉर्चुनेटली इसके चांसेस बचने के 5 साल के सर्वाइवल के 30% से भी कम हो जाते हैं। और फिर आपको और बहुत सारी मोडेलिटीज़ करनी पड़ती हैं साथ, खाली सर्जरी से काम नहीं चलता। आपको रेडियोथेरेपी, शुआएं भी लगानी पड़ती हैं, कीमोथेरेपी, टीके, इंजेक्शंस जो होते हैं। कीमोथेरेपी एक ऐसी इंजेक्शंस होते हैं जो कैंसर के ख़िलाफ़ जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, और वो एक आसान काम नहीं है। सर्जरी इटसेल्फ बड़ा पेनफुल प्रोसीजर है। आप अंदाज़ा कर सकती हैं, अगर मुंह के अंदर एक छोटा सा छाला भी निकल आए तो बहुत पेनफुल के साथ साथ बोलने चालने में भी प्रॉब्लम, खाने पीने में भी प्रॉब्लम। और अगर मुंह में कोई सर्जरी हुई है, मिसाल के तौर पे ज़ुबान का कैंसर हो गया है, ज़ुबान की सर्जरी हो गई है, एक पोर्शन ज़ुबान का निकल गया है,
तो लाइफ लॉन्ग इसके इफ़ेक्ट्स इंसान पे रहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अर्ली डायग्नोसिस हो, और वो एक ही सूरत में पॉसिबल है कि आप अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है और वो 10 दिन तक ठीक नहीं हो रहा, आप जनरल फिजिशियन के पास गए हैं, अपने मेडिकल फिजिशियन में, जैसे नज़ला खांसी बुखार के लिए जाते हैं, और उसने कोई दवाई दी है और 10 दिन में ठीक नहीं हो रही, तो फिर स्पेशलिस्ट को चेक करवाएं। पे रब्ता करना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के लिए डॉक्टर साहब क्या करना है? देखें जी, प्रिवेंशन के लिए हेल्दी फूड, सेल्फ एग्जामिनेशन, कि आप 3 महीने में एक दफ़ा अपने मुंह को गुड लाइट के अंदर खुद देख लें, ज़ुबान को मूव करके देख लें, अगर कुछ आला निकला है, कोई गिल्टी बन गई है, गर्दन के अंदर कोई गिल्टी बन गई है, आपको मुंह से खून आ रहा है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा ब्लड जो है वो आपके तकिए पे लगा हुआ है, तो उसके लिए आपको बॉदरसम होना चाहिए। लोग ये सोच लेते हैं कि जी हमने शायद ज़ोर से रात को खांसी की होगी तो उस वजह से आ गया, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हेल्दी फूड जिसमें 2 फ्रूट्स आप डेली अपनी लाइफ में ज़रूर रखें, बहुत ज़्यादा मिर्चें ना खाएं, एतदाल पसंदी से रहें, नस्वार, गुटखा, छालिया, सुपारी, सिगरेट, इन सारी चीज़ों से परहेज़ करें, और साल में एक दफ़ा किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ जहाँ पे भी आप मौजूद हैं, जहाँ पे भी आपको जैसी भी अवेलेबिलिटी है, आप अपने मुंह का मुआयना ज़रूर करवाएं। ये वो चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का मरीज़ है, सो कहीं पर साथ आपको ये प्रॉब्लम हो जाए तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती होगी डायबिटिक पेशेंट के लिए। हाई ब्लड प्रेशर किस तरह फिर मैनेज किया जाए? देखें, डायबिटीज़ जो है हमारे मुल्क में बड़ा कॉमनली ये कहा जाता है कि मैंने थोड़ी जी शुगर है या ज़्यादा शुगर है। डायबिटीज़ जो है या नहीं है, और अगर डायबिटीज़ है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस इसकी अमराज की भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ना कि सिर्फ इलाज मुश्किल हो जाता है, और उसकी कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती है, और आपको दोनों तीनों चीज़ें इकट्ठी मैनेज करनी होती हैं। इसको हम अपनी ज़बान में कोमॉर्बिड कंडीशंस कहते हैं, कि ब्लड प्रेशर का भी है, हार्ट का भी प्रॉब्लम है। हो सकता है कि किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो वो खून पतला करने वाली दवाई खा रहा है। हाँ। तो अगर वो खा रहा है तो आपको उसको बंद करना है, फिर आपने मुंह का इलाज करना है, और उसके लिए फिर आपको कार्डियोलॉजी से या मेडिकल फिजिशियन से जिसने भी वो दवाई दी है उससे पूछना पड़ेगा ये सेफ भी है, इसको बंद करना है या नहीं। और अगर आप बंद नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे कार्डियोलॉजिस्ट कह जाता है कि आप नहीं बंद कर सकते, दिल को इफेक्ट हो जाएगा, तो फिर हमें और बहुत मुश्किलात हमारी बढ़ जाती हैं ऐसे मरीजों का इलाज करने की, और डेफिनेटली उनकी कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती है। कॉस्ट भी बढ़ जाती है। सो आपने एहतियात तो हर सूरत ही करनी है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जैसा कि हमने बात की, अब ये मुंह जबरा सर्जरी जो है, इसके लिए मशीनरी, इसके लिए आलात, स्टेरलाइज होना, मतलब आपको एक एक स्टेप पे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। तो हम अगर किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास नहीं जाते, या फिर किसी ऐसे ही नीम हकीम ख़तरा जान जैसे कहते, आपके मुँह में अगर कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, हम अक्सर जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे जो है डेंटल सर्जन के पास चले जाएं, या फिर ऐसे ही दांत का इलाज कहीं कराने चले, ये एहतियात भी ज़रूरी है? जी बिल्कुल। इससे भी कैंसर हो सकता है अगर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आपके स्टेरलाइज नहीं हैं या कुछ? मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इंस्ट्रूमेंट्स नॉन स्टेरलाइज्ड होने से कैंसर नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई पेशेंट ऐसा ट्रीट किया गया है जिसको हेपेटाइटिस बी है, सी है, कोई और इन्फेक्शन है, तो वो अगर इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइज नहीं है तो वो बीमारी लग जाएगी। इसको कहते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन जो है उससे कैंसर नहीं फैलता है, लेकिन बाकी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इससे फैलती हैं। एड्स उनमें से एक है जो कि लग सकती है अगर आपके औजार स्टेरलाइज नहीं है। बेस्ट तो ये है कि आप डिस्पोजेबल यूज़ करें, जैसे कि हम डॉक्टर्स हॉस्पिटल में अपनी जो शीट्स भी होती हैं जो पेशेंट को हम कवर करते हैं सर्जरी करते हुए, वो भी सारी की सारी डिस्पोजेबल ही यूज़ की जाती हैं, ऑटोक्लेव ना करें। लेकिन बहुत सारे औजार ऐसे हैं कि जिनको आप डिस्पोज नहीं कर सकते, उनकी जो कॉस्ट है वो ही बहुत ज़्यादा है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप फेंक नहीं सकते। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई कैमरा मौजूद है जो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग कर रहा है, या माइक्रोस्कोप है, जैसे कि कैंसर के अंदर कोई 4थी स्टेज के कैंसर का कोई मरीज़ आया है, तो उसमें हालात ये होते हैं कि हमें जिस्म का जबड़े का कुछ हिस्सा ही रिमूव करना पड़ा है, और जब हमने रिमूव किया है तो हमने उसको बनाना भी है। तो जब बनाना है तो जो हमारी रिकन्स्ट्रक्टिव टीम हमारे साथ होती है, अल्लाह ताला ने इंसान की टांगों में
2 जबड़े एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, एक राइट टांग में एक लेफ्ट में। ठीक है कि अगर किसी के जबड़े का कोई पोर्शन या पूरा जबड़ा मिस होता है तो उसको दोबारा बनाया जा सकता है। अब उसको दोबारा बनाने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है कि हमने वो टांग के जबड़े की शरियानें जो हैं वो गर्दन की शरियानों के साथ जोड़नी है। तो वो माइक्रोस्कोप तो आप डिस्पोज नहीं कर सकते, तो उसकी जो पूरी किट है वो बड़ी अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट भी होनी चाहिए और बहुत सारे औजार उसमें ऐसे भी होते हैं जो ऑटोक्लेवेबल भी होते हैं। सही। डॉक्टर साहब मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखिए जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज आने का मेन मकसद भी था कि एक अवेयरनेस दी जाए। मुंह चेहरा जबड़ा सर्जरी जो है उसकी अवेलेबिलिटी इतनी मुश्किल अब नहीं रही। इवन लाहौर के अंदर 10 से ज़्यादा सेंटर मौजूद हैं, पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। आम आवाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि वो अपना 3 महीने में एक दफ़ा अपना मुंह का मुआयना ज़रूर करें। एक गुड लाइट में आप एक टॉर्च के साथ कर सकते हैं। साल में एक दफ़ा किसी जबड़ा सर्जन से, मुंह चेहरा जबड़ा सर्जन से अपने मुंह का मुआयना ज़रूर करवाएं। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर मुंह चेहरा जबड़ा सर्जन मौजूद नहीं है तो आप एक जनरल डेंटिस्ट के पास भी जा सकते हैं, वो भी आपको गाइड कर देगा। क्योंकि हो सकता है कि कोई एसिम्प्टोमेटिक जिसमें दर्द नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई सफ़ेद छाला है, कोई सुर्ख छाला है जो हो और आपको उसका पता नहीं है, तो वो फिर आपको गाइड कर देगा कि इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है या नहीं। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा कि कोई लेजिस्लेशन भी बनाई जाए कि ये पान, छालिया, गुटखा, बहुत सुपारी, अच्छा पॉइंट आपने नस्वार। उठाया, बहुत अच्छा पॉइंट। मेरे ख्याल से यही वो चीज़ है जिससे हम इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इस पे एज लिमिट्स भी होनी चाहिए, क्रॉस चेक भी होना चाहिए, और ऐसा होगा तो डेफिनेटली हम अपनी आवाम को एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात आपने कही। नाज़रीन, ये वो एहतियात है जो कि आप लोगों को ज़रूर जो है देखनी है। और आज के इस प्रोग्राम का मकसद भी ये था कि मैक्सिमम अवेयरनेस जो है वो आप तक हम पहुंचा सकें, आपके ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में हम भी थोड़ा सा हिस्सा डाल सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सिटी 42 एंड थैंक यू द होल टीम जो यहाँ पर मौजूद है और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने बात करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में हम आपको बताएंगे कि अगर आप कोई स्पेशल गिफ्ट अपने किसी प्यारे को देना चाह रहे हैं, आजकल ट्रेंड ये बन चुका है कि हम चाहते हैं कि वो चीज़ हम किसी को गिफ्ट करें जो बिल्कुल हटके हो, बिल्कुल स्पेशल हो और देखने वाला एकदम से हैरान हो जाए। सो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ लेकर लोग काम कर रहे हैं और आपको अगर आप शेयर भी करें कि हमने अपने किसी प्यारे को गिफ्ट देना तो आपको ज़बरदस्त आइडियाज़ दे भी देते हैं। खैर, तोहफे तोहफ़े ज़रूर देने चाहिए और ऐसे वाकई देने चाहिए कि जो किसी के लिए वाकई सरप्राइजिंग हो। बर्थडे के लिए बहुत सारे यहाँ पे आइडियाज़ मौजूद हैं। फिर कुछ हम ऐसी चीज़ें देखते हैं कि पिक्चर्स अगर आप किसी की बना कर दे रहे हैं, आप कप्स पे देख रहे हैं, बॉटल्स पे देख रहे हैं, फिर कुछ नाम लिखवा के किसी का आप स्पेशल कुछ दे सकते हैं। सो इस तरह के गिफ्ट्स हैं जो कि आपके किसी बहुत प्यारे को बहुत ज़्यादा खुश भी कर देते हैं। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं और वो इसमें बड़ा स्पेशल काम कर रहे हैं, कस्टमाइज चीज़ें बना के आपके किसी भी स्पेशल इवेंट को मज़ीद स्पेशल आप बना सकते हैं। अदील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है, उनको शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अदील। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अदील, मुझे बताइएगा, एक दौड़ लगी है तो ये आइडियाज़ डिफरेंट आना और कुछ स्पेशल बनाना कैसे कर रहे हैं आप ये सब? एक्चुअली डिफरेंट लोग डिफरेंट डिमांड्स करते हैं हमारे साथ। कुछ लोग हमसे खुद कहते हैं कि हमें ये चीज़ ऐसे कस्टमाइज़ कर दें, क्योंकि हमारा यूनिट के अंदर ये काम है कि हम लोग मार्केट के हट के काम करते हैं। हम लोगों का फोकस ये होता है कि जो आपका आइडिया है उसे हमने हार्ड शेप में कैसे लेके आना। तो उसके लिए डिफरेंट लोग जब आइडियाज़ दे रहे होते हैं, ओबियसली कई आप हमारे अपने जहन में नहीं होता जो हमें कहता है ऐसे ऐसे आप चीज़ बना दें, तो हम उसे कस्टमाइज़ करते हैं। अपने यूनिट में हमारी पूरी टीम है जो उसे एवेल्यूएट करती है, डिज़ाइन करती है, फिर हम उसे प्रॉपर बना के देते हैं। तो उस पर एक सिंगल प्रोडक्ट पे टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमने उसे ओबियसली हर चीज़ को उसके मुताबिक कस्टमाइज़ करना है। रूटीन की चीज़ें नहीं है कि आप एक मग है प्रिंट कर दिया, वो दे दिया, उसे तो ख़त्म हो गया। तो उसके अंदर भी अगर वो कहते हैं कि हमें इतने इंच का ये चाहिए, ऐसे ये करना है, यहाँ पे ये ऐसे वर्ड चाहिए हमें, तो सारी चीज़ों को करने के लिए एक पूरी डिज़ाइनिंग टीम, एवेल्यूशन टीम जो सी है वो उसे देखती है, तो फिर फाइनल प्रोडक्ट बाहर आती है। सही, यानी ये चीज़ें एकदम से नहीं बन जाती, इसके लिए आपको जी बड़ी मेहनत और प्लानिंग करनी पड़ती है।
खैर हमारे पास बहुत डिफरेंट आइडियाज़ के साथ चीज़ें मौजूद होती हैं और हम देख रहे हैं कि अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है तो आप उसके पिक्चर्स के साथ जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। लैंप्स मौजूद हैं, इसके साथ साथ आप हम कप्स पे तो पिक्चर्स का ट्रेंड काफ़ी देर से देख रहे हैं, लेकिन अब बड़े आइडियाज़ डिफरेंट सामने आ रहे हैं। आपके पास कुछ साइड टेबल पर रखने के लिए डिफरेंट चीज़ें ऐसी मौजूद होती हैं। क्लॉक में आप पिक्चर्स बना के दे सकते हैं, बड़े डिफरेंट आइडियाज़ हैं। तो लोगों का क्या रुझान देखते हैं आप? लोगों का रुझान जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है कि लोग पैसा खर्चना चाहते हैं इस सेंस में कि उन्हें एक अच्छी चीज़ मिल जाए। मार्केट में लोग चीज़ें दे रहे हैं, आप अली एक्सप्रेस पे भी जाएंगे, वहाँ पे लाइट्स लैंप मिल रहे हैं, डिज़ाइन रेडी हैं, आपने सिर्फ उन डिज़ाइन में से सिलेक्ट करके परचेज़ करना है। अब इंटरनेशनल पेज है अली एक्सप्रेस, उसके काउंटर हम लोग ये करते हैं, हम उन लैंप्स को कस्टमाइज़ करते हैं, आप उस पर अपनी मर्ज़ी से जो डिज़ाइन मर्ज़ी बनवा लें। फिर हम उनको ये भी ऑप्शन देते हैं कि इस लैंप के साथ आप एक्स्ट्रा हमसे बनवा लें, अगर आप एक पिक्चर देख के थक गए हैं तो आप उसे काउंटर चेंज कर सकते हैं, तो आप दूसरी पिक्चर लगा सकते हैं, टेक्स्ट लगा सकते हैं, ताकि आपके रूम के अंदर जो सी है वो फ्रेशनेस अच्छा, ना सिर्फ पिक्चर्स बल्कि आप अपने रूम के डेकोर के अकॉर्डिंग भी कुछ कलर स्कीम वगैरह डिसाइड कर सकते हैं, सब चीज़ें डिसाइड कर प्रॉपर जो चीज़ आपको चाहिए, हमारे पास इसमें लिमिट नहीं है। इतनी प्रोडक्ट रेंज है कि हम लोग इसे ना शो कर सकते हैं, इतने सैंपल हम भी नहीं रख सकते। आपने रूम डेकोर करना है, आपने वुड का काम करना है, एक्रेलिक का काम करना है, मिक्स काम करना है, लेज़र करनी है, डिजिटल प्रिंटिंग करनी है, हम सब चीज़ों का मिक्सचर क्रिएट करके भी दे सकते हैं। ग्रेट, तो ये ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं। अच्छा, अब हमारे बहुत सारे यंग लोग ऐसे हैं जो कि इसमें आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं। आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कुछ आइडियाज़ शेयर करें कि इसके लिए क्या बहुत बड़े बजट की ही ज़रूरत होती है? अगर तो मैं अपनी ज़ात की बात करूं तो मैंने जब ये काम शुरू किया था तो मेरे पास एक DSLR था जो मैंने सेल किया था, और प्रिंटर और पहला मग प्रिंटिंग की मशीन हमने ली थी। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और अपने घर से स्टार्ट किया था। तो जो नए लोग आ रहे हैं वो अगर करना चाहते हैं वो उसके अंदर ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर के एक छोटे रूम से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यानी कोई आपको प्रॉपर ऑफिस और कोई बड़ी बड़ी मशीनें पहले खरीदने की ज़रूरत नहीं है? आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरे साथ पूरे पाकिस्तान में से 50+ रीसेलर्स काम कर रहे हैं जो अपने पेज से ऑर्डर लेते हैं और मेरे से बनवाते हैं, हम उनके नाम से ही कोरियर करते हैं। और मज़े की बात यह है 40 इसमें से फीमेल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में से डिफरेंट सिटीज़ में से हमसे चीज़ें बनवा के आगे रीसेल करती हैं। तो हम लोगों को ये भी प्रोवाइड करते हैं सर्विस कि आप लोग इंस्टेड ऑफ फ़ौरन से अपना सेटअप लगाने की बजाय पहले हमसे बनवा के रीसेल करके अपनी मार्केटिंग, अपना क्लाइंट जनरेट कर लें, उसके बाद आप अपना सेटअप साथ साथ लगाते रहें, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। अब इस साल हम यानी बिजनेस आइडिया भी प्रोवाइड आप लोगों को करें, दैट्स ग्रेट। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह के आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, उनकी हेल्प से आप अपना बिजनेस क्योंकि हमने जो टफ टाइम देखा है हम चाहते हैं लोग ना देखें, तो हमने तो ज़ीरो से स्टार्ट किया था। तो अब ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं और उनकी अर्निंग भी माशाल्लाह अच्छी हो रही है, तो उनकी वजह से हमारा तो होता ही है, लेकिन उनका अपना जो होता है, उनका सेटअप है, मार्केट में नाम है, बन गया उनका, वो काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ना सिर्फ आपको ज़बरदस्ती चीज़ें मिल सकती हैं, बल्कि अगर आपके पास ऐसा कोई आइडिया है तो आप मिलजुल कर जो है अपने बिज़नेस को भी आगे लेके चल सकते हैं। खैर, अगर आपने कस्टमाइज चीज़ें बनानी है, इसके लिए कोई मखसूस इवेंट तो नहीं चाहिए ना कि आपके पास सिर्फ बर्थडे की रेंज मौजूद है। हर इवेंट के हिसाब से, चाहे वो शादी ब्याह इवेंट, बल्कि अब तो जो इवेंट नहीं भी है ना, लोग वैसे खुशी के लिए इकट्ठे होते हैं, उसके लिए भी बना देंगे हम आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, आप ज़बरदस्त इवेंट के हिसाब से नहीं, आपके पास कोई आइडिया भी है तो उसको आप कोई शक्ल देना चाह रहे हैं तो बड़ी आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद होते हैं, आप रब्ता करके वहाँ से तो ज़रूर अपने पसंदीदा चीज़ें ऑर्डर भी कर सकते हैं, बनवा भी सकते हैं। थैंक यू सो मच अदील, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सेगमेंट्स शामिल करेंगे और सेगमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास हैं जी, अगर आपने खरीदने हैं मोबाइल, ओप्पो के आज डिफरेंट मॉडल हैं। पहला मोबाइल है ओप्पो F17 मोबाइल, 37,999 रुपये इसकी कीमत है। नेक्स्ट मोबाइल है A7 मोबाइल, ओप्पो का 31,999 रुपये। A5s मोबाइल ओप्पो का अगर आप खरीदेंगे तो 29,999 रुपये का है।
इसके बाद है जी ओप्पो A15 मोबाइल, इसकी प्राइस है 22,999 रुपये। ये तो थे मोबाइल के रेट। मोबाइल के रेट के बाद हम आपको बताते हैं जी सब्जियों के रेट्स क्या हैं। और अभी मैं सुबह ही देख रही थी कि हम टिकर्स चला रहे थे कि जैसे जैसे ईद सामने आती जा रही है मोबाइल रेट सॉरी कह रही हूँ, सब्जियों के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। ईद पे सब लोग क्योंकि तैयारी अपने घरों में खाने पीने की पकवान बनते हैं तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती हैं। तो आज के भाव क्या हैं जान लेते हैं आज के सेगमेंट। ओपन मार्केट के रेट बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जी ओपन मार्केट से हसनैन, जो कि हमें बताएंगे कि आज की सब्जियों की रेट लिस्ट क्या है। हम आपको सरकारी रेट भी बताते हैं लेकिन साथ साथ ओपन मार्केट के रेट जिस पे हमने आपने ख़रीदारी करनी है वो क्या है। ओवर टू यू हसनैन। ईद कुर्बान करीब आते ही जो सब्जियों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। ख़ास तौर पर अगर जिक्र किया जाए टमाटर, मिर्च, अदरक और जो सब्ज़ मसाला जात हैं उनकी कीमतें तो जो पहुंच से बिल्कुल दूर होते हुए दिखाई दे रही हैं। और ऐसे तनाजुर में जो रेट लिस्टें हैं वो भी गैर फ़ाल नज़र आती हैं। जो दुकानदार हैं मंडी से जिस कीमत पर उनको अशिया दस्तयाब हैं उसके हिसाब से वो फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं या फिर जो प्राइस मार्केट कमेटियाँ हैं वो इन रेट लिस्टों के ऊपर जो अमल दरामद है वो करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती हैं, जिसके ऊपर जो गरीब आवाम है उनकी जेब के ऊपर ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और उनका ये कहना है कि अब खाना पीना भी जो है गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। अगर कीमतों का जिक्र किया जाए तो उनमें जो आलू कच्चा नया है सरकारी जो कीमत है वो 65 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 70 से 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। प्याज जो अव्वल है जी सरकारी कीमत उसकी 78 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर सरकारी कीमत जो है वो 90 रुपये है, ओपन मार्केट में 100-120 रुपये फ़ी किलो में वो फ़रोख्त हो रहा है। और अगर बात की जाए यहाँ पर लहसुन चाइना की जो सरकारी कीमत है वो 250 रुपये है और जो अदरक है वो 230 रुपये फ़ी किलो है। लेकिन ओपन मार्केट में जो लहसुन है वो 350 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि जो अदरक है वो 280 और 320 रुपये फ़ी किलो वो तक फ़रोख्त हो रही है। दीगर सब्जियों की अगर बात की जाए तो उनमें जो बंद गोभी है जी 110 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में 100 रुपये से लेकर 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। सब्ज़ मिर्च जो अव्वल है 137 रुपये उसका रेट है, ओपन मार्केट में वो 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर बात की जाए लीमू देसी जो हैं 250 रुपये उनकी सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में वो 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए यहाँ पर टिंडे देसी जो हैं सरकारी कीमत 157 रुपये है, ओपन मार्केट में 170-180 रुपये फ़ी किलो में वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मटर की कीमत की बात की जाए तो जो मटर हैं जी उनकी जो कीमत है वो तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 250 और 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही हैं। इसी तरह जो शलजम है सरकारी कीमत 84 रुपये है, ओपन मार्केट में वो 90 और 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। गाजर चाइना जो है वो 95 रुपये उनकी सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में वो 110 और 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ हसनैन मौजूद थे और हसनैन ने हमें सब्जियों की कीमतें बता दी हैं जो कि काफ़ी महंगी सब्जियां हैं। खैर इस महंगाई में अब क्या किया जा सकता है, आपने शॉपिंग भी करनी है, आपने घर का बजट भी चलाना है, सो मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपकी ये मुश्किलात घर बैठे हल करते रहें। अगर अब आपने शॉपिंग करनी है, ऑब्वियसली ईद पे नए कपड़े तो सब लोग पहनते हैं, लेकिन उस तरह से अब आपकी जेब इजाज़त नहीं देती, आप इंतज़ार करते हैं कि कहीं पर अगर सेल लगी है तो हमें पता चल जाए। तो हम आपको बता देते हैं आपने आज के सेगमेंट में और आपको बताएंगे बचत कैसे होगी बचत बाजार में। आज का पहला ब्रांड जहां पर ऑफ लगी है, आप जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, इक्वेटर ब्रांड है और यहां पर अप टू 30% ऑफ है। अलमीरा पे अप टू 50% ऑफ। रॉयल टैग पे जाएंगे अप टू 20% ऑफ। चारकोल पे अप टू 30% ऑफ। इसके साथ सेगमेंट्स हमारे हो चुके हैं अब ख़त्म। इंशाल्लाह आपकी और हमारी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। लेकिन हमने जैसे कि आज प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, कुछ मसाइल हैं जो कि वाकई एक्चुअली परेशान कर देते हैं आपको, चाहे वो लोड शेडिंग है, चाहे वो महंगाई है। अब ये चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ चलनी हैं। आपने क्या वाहिद एक काम करना है, मुस्कुराना है, पॉजिटिव रहना है और अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप
अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें और अच्छा जो है वो टाइम स्पेंड करें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर नए मेहमानों नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। और एक बहुत अहम पैगाम, अगर आप लोगों ने शॉपिंग करने के लिए जाना है, अगर आप लोगों ने मवेशी मंडियों में जाना है, ज़रूर मास्क का इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।